बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। हमने पिछले लेसन में चर्चा आरंभ करी थी पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण की। हम समझ रहे थे कि लोक प्रशासन का क्षेत्र कैसा होता है। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र में 4 दृष्टिकोण हम समझेंगे। पहला दृष्टिकोण हमने समझा व्यापक दृष्टिकोण, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्य सभी सम्मिलित थे। दूसरा दृष्टिकोण संकुचित दृष्टिकोण, जिसमें कार्यपालिका शाखा से संबंधित कार्य ही सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा दृष्टिकोण हम लेके आए पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। यह लूथर गुलेग द्वारा एक एक्रोनिम बनाया हुआ है, एक शॉर्ट फॉर्म है कुछ शब्दों का, जिनके पहले अक्षर POSDCORB होते हैं। इनको समझते हुए हमने देखा कि P होता है योजना बनाना, यानी किसी संगठन या सरकार के लोक प्रशासन के किसी उद्देश्य को तय करना, पहले क्या कार्य किए जाने हैं, कैसे पूर्ति होगी उनकी, क्या रीतियां अपनाई जाएंगी, उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं। प्लानिंग होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग का। ऑर्गेनाइजिंग में संगठन बनाना में जो आपने योजना बनाई है उसको मूर्त रूप देने के लिए एक प्रशासकीय ढांचा, उसका एक स्वरूप तैयार किया जाएगा। उसमें क्या विभाग होंगे, कैसे कार्य होंगे, क्या उनकी पावर्स होंगी, उनकी शक्तियां होंगी, और आपस में उनमें समन्वय कैसे होगा, इस बारे में चिंता करके, उस बारे में चिंतन करके संगठन को स्वरूप दिया जाता है। तो यह हो गया ऑर्गेनाइजिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। अगला स्टेप है स्टाफिंग का। स्टाफिंग के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कार्मिकों की व्यवस्था करना होता है, जिसमें कि उनकी योग्यता कैसी चाहिए, हमें किसी पद पे कैसा व्यक्ति चाहिए, उसकी क्या योग्यता होगी, कहाँ मिलेगा, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, उसको अपने तक लाएंगे, वो कैसे मोटिवेट भी होगा, हमारे लिए काम करने के लिए वो मोटिवेट भी हो, हम उसे क्या देंगे, वो हमसे क्या अपेक्षा रखता है, हम उससे क्या अपेक्षा रखते हैं, इसका निर्धारण। फिर उनका चयन, नियुक्ति, और फिर उनको लगाना। तीसरा हमने बताया आपको डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में था कि जब आपने कर्मचारी लगा दिए हैं तो अब आप उनको निर्देशन देंगे। निर्देशन में है कि जो कर्मचारी वर्ग संगठन के अंदर नियुक्त किया गया है उसको उद्देश्य पूर्ति करने के लिए उच्च स्तर के अधिकारी अपने कर्मचारियों को निर्देशित करके उनसे कार्य करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है इससे अगला समन्वय करने का। जब प्रशासन का एक ढांचा तैयार किया गया तो उसमें विभिन्न विभाग बनाए गए, उसमें अनेक अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए, वो सब अपना कार्य कर रहे हैं, विभिन्न भागों में कर रहे हैं, अलग अलग कार्य होंगे, उनमें आपस में परस्पर संबंध होना बहुत जरूरी है। और परस्पर सभी विभागों में, भागों में, संगठन के भागों में समन्वय स्थापित करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है।
एक विचारक रहे हैं चेस्टर बर्नार्ड, जिन्होंने बोला कि समन्वय तो प्रशासन का हृदय है, इट इज एट द हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो समन्वय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। समन्वय किसी कार्य को साथ करने के समय भी हो सकता है, समन्वय कार्यों के सीक्वेंस में एक के बाद एक भी हो सकता है, यानी एक भाग एक कार्य करेगा और उसका जो पूर्ण होने के बाद दूसरा भाग उस कार्य को आगे करेगा, तो यह सीक्वेंस में भी हो सकता है। और दोनों का तालमेल एक समय पे भी हो सकता है, दोनों भाग एक ही समय पे परस्पर काम कर रहे हैं समन्वय से। तो सीक्वेंस से या सेम टाइम पे कोऑर्डिनेशन से जो होते हैं हमारे संगठन के आउटकम्स, जो उसके प्रतिफल होते हैं, जो कार्यों का निष्पादन होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। इसके बाद आता है प्रतिवेदन करना, रिपोर्टिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन करना। इसका उद्देश्य वरिष्ठ तथा निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित रखना है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी है। यानी जो डायरेक्शन डी से दिया गया है, डी ऊपर था, 2 स्टेप पहले डी था जिसमें निर्देशन कर रहे थे, तो जो निर्देशित किया गया है, जो कार्य करवाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या कार्य पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई उलझन है, कोई समस्याएं हैं, या आसानी से निष्पादित हो रहे हैं। निष्पादित हो रहे हैं तब भी उनका प्रतिवेदन होना जरूरी है, निष्पादित नहीं हो पा रहे हैं तब भी उनका प्रतिवेदन होना बहुत जरूरी है। तो प्रतिवेदन अधिकारी भी होते हैं। उच्च अधिकारियों को बीच में मध्य स्तर के ऊपर प्रतिवेदन अधिकारी नीचे के होने वाले कार्यों का ऊपर की तरफ प्रतिवेदन करते हैं कि अमुक कार्य हो रहे हैं, अमुक कार्य पूर्ण हो चुके, अमुक कार्य चल रहे हैं और अमुक कार्य होने बाकी हैं, या इनमें ये समस्याएं आ गई हैं, तो उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। ये सब प्रतिवेदन के दायरे में आता है। प्रतिवेदन अगर ना हो तो ऊपर देने वाले जो डायरेक्शन वाला जो स्टेप था, निर्देशन देने वाला, वह पूरा हुआ या नहीं हुआ, या फेल हो गया, या अपने कार्यों के अंदर, अपने निर्देशनों के अंदर वो सक्सीड कर गया, ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए प्रतिवेदन एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम स्टेप होता है। तीसरा है, मैं लास्ट इसमें पॉइंट है बी फॉर बजटिंग। इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। यानी किसी भी संगठन को चलने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त की व्यवस्था, उसका आना, उसका खर्च होना और उसका अकाउंट्स बनना, ये सब बजटिंग के अंदर। बजटिंग में उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकता कितनी है, उस वहां से शुरू होती है बात। और फिर धन आएगा कहां से, व्यय होगा कैसे, अलग अलग भागों को कितना कितना खर्च होगा, इसके बारे में एक जानकारी होती है। तो हमने देखा कि पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण जो प्रशासन को समझा रहा है कि लोक प्रशासन के क्या कार्य होते हैं या प्रशासन के क्या कार्य होते हैं। जब गुलेक ने ये बातें करी थी तो लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से नहीं करी थी, ये उन्होंने प्रशासन के दृष्टिकोण से की थी कि किसी भी संगठन के अंदर जो प्रशासन होता है उसके ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। पोस्ट कॉर्प तो यह दायरा है, यह क्षेत्र है जिसमें लोक प्रशासन भी काम करता है। तो यह भी एक दृष्टिकोण है, लोक प्रशासन का दृष्टिकोण, जिसके तहत वो कार्य कर रहा होता है। अब लेकिन पोस्ट कॉर्प की कुछ आलोचनाएं भी हैं। पोस्ट कॉर्प की उपयुक्त क्रियाएं लोक प्रशासन के सभी संगठनों में पाई जाती हैं। प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में ये प्रशासनिक क्रियाएं समान रूप से काम में आती हैं।
पोस्ट कॉर्प को लोक प्रशासन की महत्वाकांक्षाओं का एक भाग मानना चाहिए, पूर्ण लोक प्रशासन नहीं। यह दृष्टिकोण संकुचित है तथा प्रशासन के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक बातों की उपेक्षा करता है। ये माना जाता है, हम इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि हालांकि पोस्ट कॉर्प में काफी सारी बातें तो शामिल हो गई हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक बातें थोड़ी सी इग्नोर हो गई हैं। तो यह प्रशासनिक क्रियाओं में शामिल तो हो रहा है, प्रशासनिक क्रियाएं शामिल तो हो रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो ये मतलब कंप्लीट लोक प्रशासन नहीं है। ये लोक प्रशासन का कंप्लीट दायरा नहीं है, पूर्ण लोक प्रशासन नहीं है, ये उसका एक भाग है पोस्ट कॉर्प। लेविस मरियम कहते हैं कि यह सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी है, काल्पनिक और संकुचित है, जिसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस सूत्र में, ये जो सूत्र है पोस्ट कॉर्प का, इसमें पाठ्य विषय के ज्ञान के तत्व को गौण माना गया है। अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है। इस औजार का एक फलक है पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का ज्ञान, जिसमें यह तकनीक लागू की जाती है। उस औजार को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके दोनों ही फलक ठीक हों। गुलिक का यह विचार स्वयं को तकनीकों तक सीमित कर और विषय ज्ञान की उपेक्षा कर अपने को अधूरा बना देता है। किसी भी अभिकरण के प्रभावपूर्ण प्रशासन के लिए विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इनका मानना यह है कि केवल इतनी सी बात करना, पोस्ट कॉर्प जितनी बात करना पूरा नहीं होगा। उस ज्ञान को पूरा करके प्रभावपूर्ण प्रशासन चला पाना उस पक्ष का दूसरा पहलू है। केवल पोस्ट कॉर्प करके ही प्रशासन अपना काम कर पाएगा, उसमें पूरी कार्यकुशलता होगी, ऐसा मानना एक मिथ है। पोस्ट कॉर्प विचार पर दूसरा आक्षेप यह है कि इसमें मानवीय तत्व की अपेक्षा की गई है। देखिए, जब पोस्ट कॉर्प डेवलप हुआ, ये जब सिद्धांत ये जब बातें चल रही थी, उस समय लोक प्रशासन के सिद्धांतों को तैयार किया जा रहा था, उनको पहचानने की कोशिश की जा रही थी। ये शुरुआती दौर थे लोक प्रशासन के क्लासिकल अप्रोच के टाइम के। हम इसकी अभी अगले ही कुछ लेसन्स में चर्चा करेंगे कि वह क्या बातें थीं, जिनके बाद में फिर मूल्यों की बात करी जाने लगी, मानव संबंधों की बात करी जाने लगी। तो इसमें यह आलोचना आती है कि मानवीय तत्व की अपेक्षा की गई है। लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों की मनोदशाएं, आदतें, चरित्र, स्वास्थ्य, उनके पारस्परिक संबंधों तथा महत्वाकांक्षाओं आदि का भी प्रभाव संगठन पर पड़ता है, जबकि इस विचारधारा में मानवीय संबंधों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। हॉथॉर्न प्रयोग जो बाद में किए गए, हॉथॉर्न प्रयोग जो एल्टन मयो वगैरह, हम आगे बात करेंगे रोथिसबर्गर की, हम कुछ ही दिनों में उन चर्चाओं पे आएंगे। तो उनमें मानवीय संबंधों और मूल्यों की बात की गई। तो एक आलोचना यह भी इसमें आती है, इस पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण में, कि इसमें मानवीय तत्व का अभाव है। मानवीय संबंधों और उत्पादनकर्ताओं के कार्य करने की स्थितियों पर भी उत्पादन निर्भर करता है, ऐसा बाद में व्यवहारवादी जो विचारक आए, उन्होंने इसको इंगित किया, इस तरफ इसको इंडिकेट किया, उसको समझाया। तो हम मानते हैं कि ये जो सिद्धांत डेवलप हुए थे उस समय, उसके अंदर मानवीय दृष्टिकोण का अभाव रहा है। तो यह दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण था। अगला दृष्टिकोण हम अगले लेसन के अंदर पढ़ेंगे,
लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसमें लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण क्या चीज है उसको समझेंगे अगले लेसन में। धन्यवाद।